शेर खान दौड़कर दीवार के पास आया और दूसरी तरफ लॉन में देखा। लॉन खाली पड़ा था। इसने छत पर निगाह डाली। इसे अपने साथी शाहिद अली का सर मुंडेर से ज़रा ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा था। ये तस्दीक करने के लिए कि ये इसका अपना साथी ही है, शेर खान ने बड़ी धीमी आवाज़ में कोयल की आवाज़ निकाली। इसके जवाब में छत के ऊपर से भी कोयल की मध्यम आवाज़ में मुजाहिद शाहिद अली ने जवाब दिया। शेर खान दीवार से हटकर लॉन में पौधों के पीछे झुककर चलता हुआ कमरे के बंद दरवाजे के पास आ गया। दरवाजे की दुर्ज में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। इसने दुर्ज के साथ आंख लगाकर देखा। कमरे में डॉक्टर पलाई उस औरत के साथ था। कमरे में बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी में शेर खान डॉक्टर पलाई को पहचानने की कोशिश करने लगा। औरत को इसने पहचान लिया था। वो नाग मंदिर की नागदासी उर्मिला थी। शेर खान यकीन करना चाहता था कि यह आदमी डॉक्टर पलाई ही है। फ़ौरन इसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसके पास अपनी तरकीब पर मज़ीद सोच विचार करने के लिए वक्त नहीं था। इसे जो कुछ करना था बस इसी लम्हे करना था। इसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। डॉक्टर पलाई ने दरवाजे की तरफ देखकर पूछा, कौन है बाहर? शेर खान ने बोलने की बजाय फिर दस्तक दे दी। डॉक्टर पलाई उठकर मुंह ही मुंह में बिड़बिड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसके कदम सही नहीं पड़ रहे थे। साफ लगता था कि वो नशे में है। शेर खान दरवाजे के बाहर एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। ऊपर से मुजाहिद शाहिद अली इसे देख रहा था। दरवाज़ा खुला। डॉक्टर पलाई ने गुस्से में पूछा, क्या बात है? कमांडो शेर खान शिकारियों की वर्दी में था। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। इसकी वर्दी फौजी वर्दी ही लग रही थी। स्टेन गन भी इसके कंधे से लटकी हुई थी। शेर खान ने एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया और कहा, डॉक्टर पलाई साहब के लिए सिक्योरिटी कमांडर का ज़रूरी पैगाम है। डॉक्टर पलाई ने ज़रा झूमते हुए सिक्योरिटी कमांडर को अंग्रेजी में गाली दी और कहा, मैं ही डॉक्टर पलाई हूँ, क्या कहा है इस बॉस्टर ने? कमांडो शेर खान को आगे कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो सिर्फ इस दुश्मन इस्लाम के मुंह से ये सुनना चाहता था कि मैं ही डॉक्टर पलाई हूँ। ये इसने सुन लिया था। जैसे ही डॉक्टर पलाई ने अपना फिक्रा पूरा किया, शेर खान ने गन सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गन की नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। स्टेन गन के ब्रेस्ट के धमाकों की आवाज़ तो आनी नहीं थी। ठक ठक की मुसलसल आवाज़ के साथ शेर खान ने 2 ब्रेस्ट फायर करके डॉक्टर पलाई का सीना और पेट छलनी कर दिया। वो गिरा तो शेर खान ने तीसरा ब्रेस्ट भी इसके सीने और खोपड़ी पर फायर कर दिया ताकि इसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी न रहे। मुसीबत ये हुई कि कमरे में नागदासी मौजूद थी। इसने ये खूनी मंजर देखा तो इसकी चीखें निकल गई। शेर खान को इसकी ज़रूरत नहीं थी कि वो नागदासी को भी हलाक करे। जिसको इसने हलाक करना था इसे हलाक कर दिया था। वो लॉन में पीछे की जानिब दौड़ा। इसके साथ ही नागदासी चीखती चिल्लाती दरवाजे पर आ गई। इसकी चीखों की आवाज़ पर न जाने कहां से गश्त लगाता एक संतरी इधर आ गया। इसने चीखों की आवाज़ पर हवाई फायर कर दी। इसके फायर के धमाकों ने वहां पर मौजूद सिक्योरिटी वालों को बेदार कर दिया। अब चारों तरफ से हवाई फायरिंग शुरू हो गई। एक गश्ती पार्टी के 6-7 संतरी दौड़ते हुए लॉन में आ गए। शेर खान दीवार के पीछे छुप कर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो निकल गया होता अगर मुजाहिद शाहिद अली छत पर न होता। शेर खान इसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। खुदा जाने किसने एक जानिब से ऊपर तले 2 रोशनी राउंड फायर कर दिए। सारा लॉन रोशन हो गया। एक सिपाही ने छत पर मुजाहिद शाहिद अली को देखते ही अंधाधुंध ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। शेर खान ने शाहिद अली को दीवार की दूसरी जानिब छलांग लगाते और 4-5 फौजियों को इसके पीछे दौड़ते देखा। अब खुद शेर खान खतरे में गिर चुका था। इसे यकीन था कि शाहिद अली फरार हो गया होगा। शेर खान तेजी से उठा और पीछे जंगल की तरफ अंधाधुंध भागने लगा। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आकर बुझ चुके थे। शेर खान भागते हुए पुराने कब्रिस्तान में से भी निकल गया। पीछे फायर की आवाज़ें आ रही थी मगर ये आवाज़ें दूसरी जानिब से आ रही थी। शेर खान के पीछे कोई नहीं था, इसलिए कि किसी सिपाही ने इसे फरार होते नहीं देखा था। जितनी तेज़ दौड़ सकता था दौड़ते हुए जंगल के किनारे वाले दरख्तों के पास आकर छुप गया। अब इसे खतरनाक मरहले से गुजरना था। ये दोनों वॉच टावर की सर्च लाइटों की रोशनियाँ थी। दोनों वॉच टावरों पर जो मशीन गनों के मोर्चे थे, फायरिंग की आवाज़ें सुनकर वो भी चौकस हो गए थे और समझ गए थे कि पीछे कुछ गड़बड़ हो गई है। चुनाचा उन्होंने भी मशीन गनों की ब्रेस्ट फायर करने शुरू कर दिए। गोलियां दरख्तों की टहनियों से टकराती और इन्हें चीरती हुई नीचे गिरने लगी। शेर खान समझ गया कि मशीन गन पोस्टों से नीचे फायर आ रहा है। सर्च लाइट की रोशनियों के दायरे भी तेजी से इधर उधर हरकत करने लगे थे। लेकिन कमांडो शेर खान को हर हालत में वहां से निकलना था। वो दरख्तों की आड़ लेता जंगल के आखिरी किनारे पर इस जगह पर आ गया जहाँ एक छोटा टीला था। रोशनियों के दायरे जल्दी जल्दी एक दूसरे के आगे पीछे सामने से गुजर रहे थे। ऊपर से फायरिंग भी हो रही थी। कमांडो शेर खान इस सूरत हाल में जितना अंदाज़ा लगा सकता था इसने अपने जहन में अंदाज़ा लगाया और पेट के बल रेंगता आगे बढ़ा। एक बार जब रोशनी के दायरे दाएं जानिब को जाने के बाद वापस बाएं जानिब को आते हुए इसके सामने से गुजर गए तो शेर खान कोहनियों के बल तेजी से रेंगता हुआ सर्च लाइट की जद से बाहर निकल गया। चांद गुरूब हो चुका था। सामने वीरान मैदान था जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। कमांडो शेर खान ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि अब तक रिसर्च सेंटर के आर्मी सिक्योरिटी कमांडो बटालियन
डॉक्टर पलाई के कत्ल का इल्म हो चुका होगा और बहुत जल्द फौज इस सारे इलाके की नाकाबंदी कर लेगी। चुनाचा वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इस इलाके से निकल जाना चाहता था। वो जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते पर वापस जा रहा था। दौड़ते हुए ही इसने मैदान अबूर कर लिया। सामने जमीन से ऊंचाई पर रेलवे लाइन गुजरती थी। इसे इसी रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचना था। रेलवे लाइन भी रात की तारीकी में डूबी हुई थी। जंगल में फायरिंग की आवाजें अब बंद हो गई थी। फौज के कमांडो दस्ते और इंटेलिजेंस वाले शेर खान और शाहिद अली की तलाश में निकल आए होंगे। वो रेलवे लाइन के साथ साथ काफ़ी तेज़ रफ्तारी से चला जा रहा था। इसकी पनाहगाह तक का फासला काफ़ी तवील था, तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला था। ये पैदल चलकर या दौड़ कर तय नहीं हो सकता था। शेर खान यही सोच रहा था कि अगर वो किसी छोटे मज़ाफ़ाती स्टेशन तक पहुँच जाए तो हो सकता है इसे कोई गाड़ी मिल जाए जो मजवरा शहर की तरफ जाती हो। मजवरा शहर के नाम का तलफ़ुज़ मदवरा और मदवराई भी किया जा सकता है। हमने मजवरा बताया है तो अब इसे इसी तरह पुकारेंगे। ये वजाहत मैंने इसीलिए ज़रूरी समझी है कि जो लोग इस शहर से वाकिफ़ हैं कहीं वो मेरे मजवरा कहने पर एतराज़ न करें। और मैं तो जनूबी हिंदुस्तान के शहर में ना सिर्फ कई बार जा चुका हूँ बल्कि मैंने यहाँ के नाग मंदिर भी देखे हैं। दस्ती बम अभी तक शेर खान की जेब में थे, स्टेन गन भी इसके पास ही थी। यह असला इसे किसी भी जगह पुलिस के हाथों पकड़वा सकता था। चुनाचा इसने वक्ती तौर पर निजात हासिल करनी बहुत ज़रूरी समझी। एक जगह रेलवे लाइन के साथ सिग्नल का खंबा आ गया। खंबे पर सिग्नल की सुर्ख बत्ती रोशन थी। वहाँ ढलान पर एक जगह ईंटों का ढेर लगा हुआ था। शेर खान को असला छुपाने के लिए वो जगह मौजूद दिखाई दी। इसने जल्दी जल्दी ईंटों को एक जगह से हटाकर अंदर काफ़ी जगह बना ली। इसमें अपनी स्टेन गन और दस्ती बम और फालतू मैगजीन छुपाकर इस पर ईंटें इस तरह रख दी कि किसी को शक नहीं पड़ सकता था कि इसके अंदर कोई शय छुपाई गई है। सिग्नल के खंबे की निशानी जगह तलाश करने के लिए काफ़ी थी। इसने यही सोचा कि बाद में कुतुबुद्दीन वगैरह अपना कोई आदमी भेजकर वहाँ से असला निकाल कर ले जाएगा। इसके पास सिर्फ कमांडो चाकू ही रह गया था। चूँकि इसकी वर्दी शिकारियों वाली थी इसलिए किसी को इसके चाकू पर एतराज़ नहीं हो सकता था। एक जगह रेलवे फाटक आ गई। वहाँ से एक सड़क रेल की पटरी से उतर कर इसकी तरफ जाती थी जिस तरफ शहर था। कमांडो इस ख्याल से रेलवे लाइन से उतर कर सड़क पर चल पड़ा कि शायद ये सड़क आगे जाकर शहर को जाने वाली बड़ी सड़क के साथ मिल जाती हो और वहाँ से इसे शहर को जाता कोई ट्रक वगैरह मिल जाए। रात के अंधेरे में रेलवे फाटक वाली सड़क सुनसान पड़ी। कुछ दूर तक खेतों और दरख्तों के साथ चलते रहने के बाद इस सड़क ने शेर खान को बड़ी सड़क पर पहुंचा दिया। शेर खान को मालूम था कि शहर किस सिमत पर है। ये बड़ी सड़क इसी सिमत को जाती थी और इस पर बिजली की बत्तियां भी फासले फासले पर रोशन थी। वो सड़क से थोड़ा हटकर शहर की जानिब पैदल ही चलने लगा। शहर की तरफ से एक दो ट्रक आकर गुजर गए। पीछे से भी एक ट्रक आया। शेर खान ने इसे हाथ दिया मगर वो न रुका। फिर एक प्राइवेट गाड़ी आई और वो भी इसके इशारे पर न रुकी और आगे निकल। कुछ देर के बाद पीछे से फिर किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी तो शेर खान ने हाथ का इशारा दिया। ये एक ट्रक था जिस पर लकड़ियों के शहतीर लदे हुए थे। खुदा जाने ड्राइवर के ज़हन में क्या आया कि इसने ट्रक आगे जाकर सड़क के किनारे रोक लिया। कमांडो शेर खान दौड़कर ट्रक के पास गया। इसका ड्राइवर नौजवान तामिल था। इसने तामिल जुबान में ही पूछा, कहाँ जाना है बाबू? शेर खान ने भी तामिल जुबान में जवाब दिया, मजबरा जाना है। ड्राइवर ने कहा, बैठ गया। शेर खान ड्राइवर के साथ बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। ड्राइवर ने पूछा, इस वक्त रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? कमांडो शेर खान ने कहा, एक शिकार पार्टी के साथ हिरन का शिकार खेलने जंगल में गया था। पार्टी से बिछड़कर जंगल में भटक गया। ट्रक पर बड़ा भारी बोझ लदा हुआ था। इसकी रफ्तार हल्की थी। इसने मजबरा शहर में पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लगा दिए। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। शहर की मार्केटों, शॉपिंग सेंटरों और बुलंद इमारतों पर नेमन साइन की रोशनियां जगमगा रही थी मगर सड़कें तकरीबन खाली थी। किसी वक्त कोई गाड़ी गुजर जाती थी। ट्रक शहर में दाखिल हो गया। कमांडो शेर खान एक खास जगह पर उतर गया। वहाँ से वो पैदल ही मजबरा के मुजाहिदों के खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़े। जिस वक्त वहाँ पहुँचा आसमान पर सुबह काजिब की नीलाहट झिलमिलाने लगी थी। दक्कन का मास्टर सिपाही रशीद अहमद और मजबरा का मास्टर सिपाही मुजाहिद कुतुबुद्दीन दोनों खुफिया ठिकाने पर मौजूद थे और दोनों ही चाय की चैनक और प्यालियाँ सामने रखे जाग रहे थे। कमांडो शेर खान को अकेला आते देखकर रशीद अहमद ने पहला सवाल ही यही किया, क्या हुआ? कमांडो शेर खान ने बैठते हुए कहा, डॉक्टर पलाई का किस्सा पाक कर दिया गया है। गन के 2 ब्रेस्ट इसके सीने और पेट और 1 ब्रेस्ट इसकी खोपड़ी से पार कर दिया था। जिंदाबाद। कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद ने बैक वक्त कहा। लेकिन शाहिद अली कहाँ है? कुतुबुद्दीन ने पूछा। कमांडो शेर खान ने इसे सारी कहानी सुना दी और कहा, मैंने इसे डॉक्टर पलाई के कमरे की छत से दूसरी तरफ छलांग लगाते देखा था। गार्ड की संतरी फायरिंग करते हुए इसके पीछे ज़रूर भागे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि मुजाहिद शाहिद अली फरार होने में कामयाब हो गया होगा। वो सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन कमांडो शेर खान को मालूम नहीं था कि मुजाहिद शाहिद अली के साथ क्या गुजरी थी। यह हम आपको बताते हैं। मुजाहिद शाहिद अली ने छत पर से देख लिया था कि शेर खान ने डॉक्टर पलाई का काम तमाम कर दिया है, लेकिन नागदासी की चीखों की वजह से वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के संतरी और फौजी सिपाहियों की जानिब से जो अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी और जिसके जवाब में शेर खान ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद शाहिद अली ने भी ऊपर से शेर खान को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए फायर खोल दिया। सिपाहियों ने इसे देख लिया और इसको पकड़ने या हलाक करने के लिए गोलियां बरसाते इस जीने की तरफ दौड़े जो छत पर जाता था।
अब शाहिद अली के लिए वहां से फरार होना लाजमी हो गया था। चुनाचा इसने छत की दूसरी तरफ झाड़ियों में छलांग लगा दी। झाड़ियां काफी घनी थी, वहां गिरने से इसे कोई चोट वगैरह न लगी। वो झाड़ियों से निकलकर अंधेरे में जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सिपाहियों ने छलांग लगाते देख लिया था। उन्होंने इस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियां दरख्तों के पत्तों और शाखों को उड़ाती हुई गुजर रही थी, लेकिन शाहिद अली इनकी जद से निकल गया था। सिमत का इसे अंदाजा था। कश्मीर के जंगलों में वो भारतीय फौजियों के खिलाफ इस किस्म के कई मार्के अंजाम दे चुका है। वो जंगली पौधों और झाड़ियों में से भागता हुआ इस सिमत को जा रहा था जिधर जंगल का किनारा था और जहां से वो शेर खान के साथ जंगल में दाखिल हुआ था। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते को पहचानना इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके पीछे फायरिंग के धमाके जरूर हो रहे थे, मगर गोलियां इसके ऊपर से ही गुजर रही थी। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के इस तंग रास्ते पर आ गया जो दरख्तों के नीचे से होता हुआ जंगल की सरहद तक चला गया है। वो अब दौड़ नहीं रहा था, अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा तेज चलने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे अब फायरिंग की आवाज कभी कभी आ जाती थी, लेकिन ये आवाजें बहुत दूर रह गई थी। इसे दूर दरख्तों के तनों के दरमियान रोशनियां इधर से उधर गर्दिश करती नजर आई और समझ गया कि ये जंगल के किनारे वाले वॉच टावर की सर्च लाइटों की रोशनियां हैं। इसे इन रोशनियों के दरमियान से गुजर कर जंगल की सरहद पार करनी थी। वो मुहतात होकर चलने लगा। रोशनियों के करीब आया तो इसने देखा कि रोशनियां बड़ी तेज गर्दिश कर रही हैं। अचानक फायरिंग के धमाके होने लगे। शाहिद अली वहीं एक दरख्त के पीछे हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। ये फायरिंग वॉच टावरों की मशीन गन पोस्टों से की जा रही थी। इसको शेर खान का ख्याल आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इस जगह से जंगल उबूर करने की कोशिश कर रहा हो और इसे देखकर सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी हो। इसने इस जगह से जंगल से बाहर निकलने का इरादा तर्क कर दिया और जंगल की दूसरी सिमत की जानिब चल पड़ा। जंगल के इस इलाके से वो वाकिफ नहीं था, लेकिन इसे यकीन था कि वो जंगल से निकल जाने में कामयाब हो जाएगा। आखिर जंगल किसी न किसी जगह जाकर तो ख़त्म ज़रूर होगा। इस बात की इसे खुशी थी कि इनका मिशन नाकाम नहीं रहा और उन्होंने दुश्मन इस्लाम और दुश्मन पाकिस्तान डॉक्टर पलाई को मौत की घाट उतार दिया था। जंगल के जिस इलाके में वो दाखिल हुआ था वहाँ खाइयाँ और घाटियाँ बहुत थी। चुनाचा अंधेरे में इसे फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ रहा था, मगर वो कहीं रुकने की बजाय चलता रहा। इसे उम्मीद नहीं थी कि जंगल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो खिलाफ़े तवक्का जंगल के मशीकी किनारे की तरफ पहुंच गया। इसे दरख्तों के दरमियान से बहुत फासले पर 2-3 रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थी। ये किसी सड़क पर लगे हुए खंभों की रोशनियां हो सकती थी। शाहिद अली जल्दी जल्दी चलने लगा। इसका ख्याल था कि खुफिया रिसर्च सेंटर वालों ने इस तरफ कोई वॉच टावर नहीं बनाया, क्योंकि इस तरफ सर्च लाइट की रोशनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये इसका ख्याल गलत था। रिसर्च सेंटर वाले इतने अहमक नहीं थे कि जंगल के एक किनारे पर तो उन्होंने ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है और दूसरा किनारा खुला छोड़ दिया हो। वॉच टावर जंगल के इस किनारे पर भी था और सर्च लाइट भी मौजूद थी, मगर इसे जानबूझकर बुझा दिया गया था। वॉच टावर वालों को वायरलेस पर इतला मिल चुकी थी कि डॉक्टर प्लाई को कश्मीरी मुजाहिदीन ने कत्ल कर दिया है और वो जंगल में फरार हुए और जंगल के इस इलाके में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। चुनाचा इसकी इतला के मिलते ही इस इलाके की सर्च लाइट गुल कर दी गई थी। यह कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को पकड़ने के लिए एक ट्रैप था, एक जाल था। वॉच टावर की मशीन गन पोस्ट से अंधेरे में भी चीज़ों के धुंधले खाके दिखाई देने वाली। दूरबीन से जंगल के इस किनारे के बाहर निकलने वाले रास्तों की मुसलसल निगरानी हो रही थी। मुजाहिद शाहिद अली इस जाल से बेखबर यह सोच कर रास्ता साफ है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। जंगल का ये किनारा जहाँ ख़त्म होता था वहाँ आगे एक मैदान था, हर तरफ खामोशी थी। शाहिद अली इन दरख्तों से बाहर निकल आया और सामने खुले मैदान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरख्तों से बाहर खुली जगह में आया, इसे मशीन गन पोस्ट के कमांडर ने अपनी दूरबीन में देख लिया। इसने फौरन इशारा किया, एकदम से सर्च लाइट रोशन होगी और इसकी रोशनी में शाहिद अली साफ नजर आने लगा। शाहिद अली दौड़ पड़ा, मगर इसके आगे फौजी पेट्रोल पार्टी के 6 मुसल्ले सिपाही पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। वो एक सेकंड में बाहर निकल आए। इन सब की स्टीन गनों का रुख शाहिद अली की तरफ था। वो पूरी रोशनी में था। गन फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो, भागने की कोशिश की तो छलनी कर देंगे। मुजाहिद शाहिद अली समझ गया कि वो फंस गया है और अब कोई रास्ता नहीं। इसने स्टीन गन नीचे रख दी और हाथ ऊपर उठा लिया। मशीन गन पोस्ट के कमांडर को रिसर्च सेंटर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर की तरफ से हिदायत मिली थी कि मफरूर कमांडो को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। अगर वो भागने की कोशिश करे तो बेशक इसे गोली मार दी जाए। ऐसी सूरत में किसी कमांडो को जिंदा पकड़ना बड़ा जरूरी होता है ताकि इससे इसके मिशन और इसके दूसरे साथियों के बारे में पूछगछ की जा सके और मालूमात हासिल की जा सके। मुजाहिद शाहिद अली पकड़ा गया था और जिंदा पकड़ा गया था। फौरन शाहिद अली के दोनों बाजू पीछे से रस्सी से कसकर बांध दिए गए। इसकी तलाशी ली गई तो इसके शिकारी कपड़ों की जेब में से 10 बम और कमांडो चाकू भी बरामद हो गए। इसे पूरी तरह हिरासत में लेने के बाद सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही इसे धकेलते हुए लेकर
वॉच टावर के गन पोस्ट पर ले आए। यहाँ लाकर उन्होंने मुजाहिद शाहिद अली के पाँव में भी इसी तरह रस्सी बांध दी कि वो बमुश्किल चल तो सकता था मगर दौड़ नहीं सकता था। इसी वक्त वॉच टावर से पीछे जंगल के खुफिया रिसर्च सेंटर में वायरलेस कर दिया गया कि डॉक्टर प्लाई के कातिलों में से एक कश्मीरी कमांडो को पकड़ लिया गया है। रिसर्च सेंटर से इसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उड़कर जंगल के किनारे के मैदान में वॉच टावर के सामने आकर उतर गए। इसमें रिसर्च सेंटर के सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर 4 सिपाहियों के साथ बैठा हुआ था। इसने वॉच टावर को पैगाम दिया कि कश्मीरी कमांडो को हेलीकॉप्टर में लाया जाए। शाहिद अली को वॉच टावर से उतारकर हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया और हेलीकॉप्टर इसे लेकर 50 मील के फासले पर मजबरा शहर के फौजी कैंप में आ गया। वहां शाहिद अली को क्वार्टर गार्ड में जबरदस्त पहरे के साथ बंद कर दिया गया। सुबह होते ही इसे फौजी कमांडोज की हिरासत में एक फौजी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचा दिया गया। हैदराबाद के नवा में 11 मद्रास आर्टिलरी रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था। यहाँ मुजाहिद शाहिद अली को मिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉर्चर सेल में लाकर इससे पूछगछ और तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया। उधर जब दूसरे रोज भी मुजाहिद शाहिद अली मजबरा के रजाकारों के खुफिया ठिकाने पर न पहुंचे तो कुतुबुद्दीन और मास्टर सिपाही रशीद अहमद और कमांडो शेर खान को फिक्र लगी। रशीद अहमद कहने लगा कहीं शाहिद अली शहीद न होगा। शेर खान ने कहा मैंने इसे डॉक्टर प्लाई के कमरे की छत पर से दूसरी तरफ छलांग लगाते खुद देखा था। इसके बाद अगर वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ झड़प में शहीद हो गया हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कुतुबुद्दीन बोला इस बारे में पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी। अगर वो शहीद हो गया है तो हम जंगल से इसकी मैयत उठा लाने की कोशिश करेंगे। शेर खान ने कहा हो सकता है भारतीय संतरियों ने शहीद की मैयत को किसी गहरी खाई या गड्ढे में फेंक दिया हो। कुतुबुद्दीन कहने लगा तलाश करने में क्या हर्ज है। रशीद अहमद ने कहा जंगल का वो इलाका बेहद हसास और ख़तरनाक इलाका बन चुका है। वहाँ जो रज़ाकार जाएगा वो भी पकड़ लिया जाएगा। कुतुबुद्दीन ने बड़ी जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए कहा यह काम मैं खुद करूँगा। मैं अपने शहीद साथी की मैयत पूरे एहतराम के साथ सुपुर्द खाक करूँगा। शेर खान और रशीद अहमद खामोश हो गए। वो कुतुबुद्दीन को रोक भी नहीं सकते थे। जब शेर खान ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा तो कुतुबुद्दीन बोला तुम्हारा चेहरा मोहरा पंजाब के रहने वालों का है। तुम खामखा कितनी महारत से यहाँ की तामिल जुबान बोलो। तुम्हारा लहजा साफ पहचाना जाता है कि तुम तामिल नहीं हो। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, तामिल मुसलमान हूँ। मैं इस जंगल की एक एक जगह से वाकिफ़ हूँ। मैं जंगल में आदिवासियों के भेष में भी जा सकता हूँ और जंगली देहातियों की ज़ुबान अच्छी तरह से बोल लेता हूँ। बहरहाल ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं आज ही अपने साथी मुजाहिद शाहिद अली की तलाश में जाऊँगा। अगर वो शहीद हो गया है तो मैं इसकी मैयत तलाश करने की कोशिश करूँगा। शहीद की मैयत किसी गहरी से गहरी खड्ड में होगी तो मैं इस तक पहुँच जाऊँगा। याद रखो शहीद की मैयत से जन्नत की खुशबू आया करती है। कुतुबुद्दीन के काबिल एहतराम जज्बात के आगे सबने अपने सर झुका दिए। अब इससे खुफिया रिसर्च सेंटर के खतरनाक जंगल में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। भारत के बस्ती और जुनूबी इलाके के देहात में आदिवासियों का एक ऐसा कबीला भी आबाद था जिसके मर्द बंदरों का तमाशा दिखाकर अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। ये जंगल से बंदर पकड़ कर लाते थे, इन्हें सुधाते थे और फिर इनका तमाशा दिखाकर लोगों खासतौर पर बच्चों को खुश करते और लोग इन्हें पैसे आटा वगैरह देते थे। दिन के ठीक 1 बजे कुतुबुद्दीन ने अपना हुलिया बंदरों का तमाशा दिखाने वाले आदिवासियों वाला बनाया। एक छोटा बंदर सा लिया, कपड़े का मैला सा थैला बगल में लटकाया, हाथ में छड़ी पकड़ी और मजबरा से लारी में सवार होकर रिसर्च सेंटर वाले जंगल की तरफ चल पड़ा। यह लारी आगे किसी दूसरे शहर को जाती थी। 50 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जब वो जगह आई जहां से रिसर्च सेंटर वाला जंगल शुरू होता था तो कुतुबुद्दीन लारी से उतर पड़ा और इस मैदान में चलने लगा जिसके दूसरे किनारे पर से जंगल शुरू होता था और जहाँ दोनों जानिब वॉच टावर बने हुए थे। बंदर रस्सी के साथ बंधा कुतुबुद्दीन के साथ साथ चल रहा था। कुतुबुद्दीन के एक हाथ में छोटा सा डमरू था जिसको बजाकर बंदर वाले तमाशा दिखाते और बंदरों को नचाते थे, मगर वो डमरू बजा नहीं रहा था। इसने सब कुछ सोच रखा था कि जब कोई फौजी सिपाही इससे पूछगछ करेगा तो वो क्या जवाब देगा। धूप निकली हुई थी, आसमान बिल्कुल साफ था। कुतुबुद्दीन को जंगल सामने नजर आ रहा था। ये जंगल खास तौर पर इसके लिए कोई नई जगह नहीं थी। इसे ये भी इल्म था कि सिक्योरिटी फोर्स के वॉच टावर किस तरफ है और अगर शाहिद अली के साथ सिक्योरिटी गार्ड के सिपाहियों की झड़प हुई होगी तो वो इन दोनों वॉच टावरों के दरमियान ही हुई होगी और अगर शाहिद अली शहीद हो गया है तो इसकी लाश भी इसी इलाके में किसी जगह पर मिलेगी। कुतुबुद्दीन वॉच टावरों के दरमियान से गुजरने की बजाय एक वॉच टावर के पहलू से होकर जंगल में दाखिल हो गया। एहतियात के तौर पर इस पर कोई शक न करे, इसने जंगल के करीब आते ही डमरू बजाना शुरू कर दिया और बंदर को अपने कांधे पर बिठा लिया। वॉच टावर की गन पोस्टों से सिपाहियों ने कुतुबुद्दीन को देखा मगर इसे बंदरों का तमाशा दिखाने वाला समझकर इस तरफ तवज्जो न दी। कुतुबुद्दीन को अपने खास आदमी की जुबानी मालूम हो चुका था कि जंगल में रिसर्च सेंटर किस मुकाम पर है। चुनाचा वो इसी तरफ चलने लगा। जंगल के अंदर आकर इसने डमरू बजाना बंद कर दिया था। बंदर अभी तक इसके कांधे पर बैठा हुआ था। वो इससे अपनी आदिवासी बोली में बंदर नचाने वालों की तरह बातें भी करता जा रहा था ताकि आसपास अगर कोई सिपाही मौजूद हो तो वो इस पर कोई शक न करे और इसे बंदर नचाने वाला ही समझे। तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।